चलिए स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कल जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया था, डायरेक्ट हम टॉपिक पे आ रहे हैं क्योंकि कल इंट्रोडक्शन में काफ़ी टाइम चला गया। और ब्राइट कोचिंग लुकर की तरफ से यादव सर ने जो आप लोगों के लिए जो है कि बोर्ड के एग्ज़ाम को नुकसान ना हो, क्योंकि अगर इन द केस ये चीज़ें आगे बढ़ती हैं जो हमारे सामने स्थितियाँ हैं, तो 9th और 11th के बच्चे प्रमोट हो जाएंगे, लेकिन जो बच्चे 10th और 12th में हैं उन बच्चों का एग्ज़ाम बोर्ड का उसमें श्योरिटी है कि वो होगा, क्योंकि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उन्होंने पहले कह दिया कि क्लासेस ऑनलाइन सब चल रही हैं। अब स्कूल में आप कितना सीख रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन जो भी बच्चे बोर्ड वाले हैं भाई 10th और बेसिकली जो 12th वाले हैं, जिनको कंपटीशन बीट करना है या कोई एग्ज़ाम देना है या यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन के लिए दूसरे इंस्टीट्यूट में जाना है, तो उन सब बच्चों के लिए जो है ये जो क्लासेस स्टार्ट की गई हैं ऑनलाइन, इसमें आप सबका स्वागत है। और आप लोग जुड़िए और चीज़ें अगर समझ में आए उसको बताइए, समझिए। और जो कोचिंग आपका कोऑपरेट कर रही है भाई, ब्राइट कोचिंग जो ये सेटअप डाला हुआ है कि लॉकडाउन में बच्चों का नुकसान ना हो, और जो बच्चे ख़ास तौर पे जो बच्चे 12th के बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं भाई, उनके लिए बहुत कीमती टाइम है। ये एक ह्यूज कोर्स है। आप बाकी लोगों से अपना कंपेयर मत करिए कि लोग पढ़ नहीं रहे हैं या उनकी तैयारी नहीं है या लॉकडाउन में सब लोग अपने घर में बैठे हुए हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं ख़ास तौर पे 12th वाले, उनके लिए बहुत क्रूशियल टाइम है। टाइम का सही इस्तेमाल करिए। और अभी जैसे कि हमको यहाँ पे फिजिकल और इनऑर्गेनिक पढ़ाना है, तो उसमें हमने इनऑर्गेनिक का पोर्शन शुरू किया है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब टॉपिक पे आते हैं डायरेक्ट और शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आप लोग जम के बैठिए और चीज़ों को जो है अच्छे से समझिए, और उसके बाद बाकी जो चीज़ें होंगी उसको कमेंट में आप डाल दीजिएगा, और इसका आप शॉर्ट नोट्स आपको भेज दिया जाएगा, और जितनी चीज़ें एक्सप्लेन की जा सकती है मैक्सिमम वो आपको बताया जाएगा यहाँ पे। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं भाई अपना डी ब्लॉक एलिमेंट। टॉपिक है हमारा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। जैसा कि कल हम लोगों ने बात किया था डी ब्लॉक एलिमेंट में पीरियोडिक टेबल में इनकी पोजीशन की, तो पोजीशन के बारे में बात कर लें थोड़ा सा कि एस और पी ब्लॉक में जो बीच का प्लेस ट्रांजिट है वो डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए है। और अगर उसके ग्रुप की बात करेंगे तो ये 10 सब ग्रुप में डिवाइड है पीरियोडिक टेबल में। उसमें पहला सब ग्रुप आपको मिलेगा 3rd बी, देन 4th बी, 5th बी, 6th बी, 7th बी, और ग्रुप 8 3 पार्ट में डिवाइड है, 8, 9, 10, और 1st बी एंड 2nd बी। ये टोटल 10 ग्रुप हो गए। और ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में 11th में कि ऐसे वो सारे एलिमेंट जिनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आउटर मोस्ट 2 शेल इनकम्प्लीट होते हैं उन्हें सब ग्रुप बी में रखा जाता है। तो यहाँ पर डी ब्लॉक एलिमेंट में सारे सब ग्रुप बी में रखे गए हैं एलिमेंट्स, तो इनके आउटर मोस्ट 2 शेल क्या है, इनकम्प्लीट है। कि आउटर मोस्ट 1 शेल इनकम्प्लीट होता है सब ग्रुप ए में, और आउटर मोस्ट 2 शेल इनकम्प्लीट होता है तो सब ग्रुप बी में डाला जाता है एलिमेंट्स को। और पूरी डी ब्लॉक की जितने एलिमेंट हैं, डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट में सबसे खास प्रॉपर्टी जो डी ब्लॉक के अंदर आती है वो 2 वजह से आती है। उसमें पहला है कि डी ब्लॉक के आउटर मोस्ट 2 शेल इनकम्प्लीट होते हैं, और डी ऑर्बिटल जो होता है वो हाफ फील्ड होता है या उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं।
कुछ ही एलिमेंट हैं जिसमें D10 भरा जाता है, बाकी सब में D10 से कम होते हैं, तो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट टू शेल इनकम्प्लीट, ये दो प्रॉपर्टी ऐसी हैं जिसकी वजह से डी ब्लॉक एलिमेंट बाकी सारे ग्रुप के एलिमेंट से डिफर प्रॉपर्टीज शो करता है। उनमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आपके सामने हैं, उसको लिख दे रहे हैं और उसी प्रॉपर्टीज के हिसाब से जो है हम लोग अपनी क्लास को प्रोसीड करेंगे। पहला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लॉन्ग फॉर्म में फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जिनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सिमिलरिटीज पाई जाएगी, उनकी प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटीज पाई जाएगी और पीरियोडिक टेबल में उनका प्लेस भी जो है उसके अकॉर्डिंग रखा गया है। क्योंकि मेंडलीफ ने जो अपना रूल दिया था वो ये दिया था कि जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो एटॉमिक मास के फंक्शन में होती हैं, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये कहा गया कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर। लेकिन जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है लॉन्ग फॉर्म, उसमें ये देखा गया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग जिनमें सिमिलरिटीज़ पाई जाती हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ में भी क्या पाई जाती हैं, सिमिलरिटीज़ पाई जाती हैं। तो जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं अब यहाँ पर कंसंट्रेट करें ताकि चीज़ें कुछ समझ में आ जाए, उनका बैठना और क्लास को करना सार्थक हो जाए। और ये मान के कुछ चीज़ें बताई जा रही हैं कि आप 11th में कुछ पढ़े हुए हैं, अगर नहीं पढ़े तो एक बार पीरियोडिक टेबल आप रिवाइज करके तब यहाँ से चलिएगा, और अभी जो पढ़ा रहे हैं उस पर पूरा फोकस करें तो आपको बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें समझ में आएंगी, बहुत सी काम की चीज़ें समझ में आएंगी, और ऐसी चीज़ें जो आपको पढ़नी नहीं पड़ेंगी, इनकेस आपको फ्यूचर में हमेशा याद रहेंगी बिना रिवाइज किए। लेकिन अभी आप कंसंट्रेट करके बैठिए। शर्त सिर्फ दो है कि आपको बैठना और सुनना आ जाए, और दूसरा ये कि आप बेसिकली जो है पीरियोडिक टेबल जो 11th में पढ़े हैं वो थोड़ा सा आपको आता रहे। उसमें दूसरी प्रॉपर्टी है एटॉमिक रेडियाई। एलिमेंट्स के सारे कैरेक्टर इसी पे डिपेंड करते हैं, एटॉमिक रेडियस पर। रेडियस का प्लूरल फॉर्म है ये। आयनिक रेडियस, ऑक्सीडेशन स्टेट, आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये खास खास कैरेक्टर हैं जो डी ब्लॉक एलिमेंट शो करते हैं, और बाकी ग्रुप के एलिमेंट जो है कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो सिर्फ डी ब्लॉक में है, और वो प्रॉपर्टीज़ हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, आप इसको अपने दिमाग में रख लीजिए। वो प्रॉपर्टीज़ क्या है? पहली कि आउटर मोस्ट टू शेल इनकम्प्लीट होते हैं, और आउटर मोस्ट डी सब शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। आउटर मोस्ट टू शेल इनकम्प्लीट होते हैं डी ब्लॉक में, और डी ब्लॉक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये दो चीज़ें ध्यान में रखिए, उसी के अकॉर्डिंग सारी प्रॉपर्टीज़ वेरी करेंगी, एक दो को छोड़ के।
कैटालिटिक प्रॉपर्टी, डी ब्लॉक एलिमेंट कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। क्यों शो करते हैं वो भी आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। डी ब्लॉक के एलिमेंट कलरफुल आयन बनाते हैं। वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। और कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनाते हैं। यहां पर इसको फोकस करने से ये फायदा है कि 12th के बोर्ड के कोर्स में एक लेसन है जिसका नाम ही है उपसह संयोजन यौगिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबसे मेजर जो उसमें रिक्वायरमेंट होती है वो ये है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डी ब्लॉक एलिमेंट होता है जो लिगेंड के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है और एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनाता है। फिर से वही बातें आ जाएंगी साथ में कि क्यों ऐसा होता है, क्योंकि आउटर मोस्ट 2 शेल इनकम्प्लीट होते हैं तो डी ब्लॉक एलिमेंट 2 और मोर देन 2 एलिमेंट आयन कंपाउंड या मॉलिक्यूल के साथ जुड़ करके एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनाते हैं, एक जटिल आयन बनाते हैं। बाकी एसओपी वाले जटिल आयन नहीं बना सकते हैं। डी ब्लॉक इसलिए बनाता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट में आउटर मोस्ट 2, बार बार हमने वही चीज़ को रिपीट कर रहे हैं कि आउटर मोस्ट 2 शेल इनकम्प्लीट होते हैं, उनको पूरा करने के लिए उनके जो लिगेंड जुड़े होते हैं उनसे ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना करके अपनी दोनों वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है आउटर मोस्ट शेल के, और जिसकी वजह से जो है ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनाता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स आयन बनाता है। ये प्रॉपर्टीज डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में पाई जाती है। डी ब्लॉक में बेसिकली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो यहाँ पर इसको फोकस करने से एक फ़ायदा ये होगा कि अभी हम डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ रहे हैं और इसी इनऑर्गेनिक के कोर्स में हमारा जो लास्ट यूनिट है इनऑर्गेनिक की वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो अगर आप इसको ठीक से यहाँ समझे रहेंगे तो वहाँ पर आपको ये लगेगा कि हाँ इसमें सारा खेल जो है डी ब्लॉक एलिमेंट का है, और फिर वो चैप्टर पूरा अलग से आ ही रहा है, वहाँ पर आएंगे तो हम ही पढ़ाएंगे। अगर आप लोग जुड़े रहे साथ में तो इसको देखेंगे। फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अब 2 बातें आप लोग उसको अलग से नोट कर लीजिए या देख लीजिए, उसको हम बल्कि नोट बना के लिख दे रहे हैं। डी ब्लॉक्स एलिमेंट 3rd A, 4th A, 5th A, 6th A, 7th A, सॉरी बी में जाएगा, 6B, 7B और ग्रुप 8 3 सब ग्रुप में डिवाइड है, 8, 9, 10 और उसके बाद 1st B और 2nd B। डी ब्लॉक एलिमेंट में जो मेजर जो चीज़ है, जो सारी प्रॉपर्टी जो मैच करेगी, जिसकी वजह से ये प्रॉपर्टीज वेरी करती हैं सब, उसमें 2 प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो आपको एकदम याद रखना है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आउटर मोस्ट 2 शेल, बाहरी 2 कक्षाएं इसमें जो है अपूर्ण होती हैं, और डी उपकोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो
जिसमें ये चीज़ें फुलफिल नहीं होती हैं, जिंक है, कैडमियम है और मरकरी है, ये अपवाद में है। और एक दो प्रॉपर्टीज में मैग्नीज, ये भी एक्सेप्शन शो करता है। तो ये 4 एलिमेंट ऐसे हैं जो कुछ प्रॉपर्टीज को शो नहीं करते, बाकी सारे एलिमेंट जो है इस चीज़ को फॉलो करेंगे। उनके आउटर मोस्ट 2 शेल इनकम्प्लीट होते हैं और डी सब शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब दोस्तों पहली बात हम कर लें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आप देखेंगे तो डी में लास्ट जो सबसेल जाएगा वो NH2 होगा और उसके पहले का जो डी ऑर्बिटल है वो भरा जा चुका होगा और उसमें डी में 1 to 10 इलेक्ट्रॉन होंगे और लास्ट शेल तो आपका NH2 होगा, उससे आउटर मोस्ट शेल, और उसके पेनल्टीमेट शेल में n-1 D1 to 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। जैसे कि हम 3D और इसका पीरियड आ जाएगा 4th पीरियड। एलिमेंट की बात अगर करें तो उसमें 21 स्कैंडियम, 22 टाइटेनियम, 23 वेनेडियम, 24 क्रोमियम, 25 मैग्नीज। एक्सप्लेनेशन के लिए बच्चों को किसी भी ब्लॉक का एक्सप्लेनेशन करने के लिए पीरियोडिक टेबल में कम से कम जिस ब्लॉक को आप पढ़ रहे होते हैं उसका एक ग्रुप का सीक्वेंस और एक पीरियड का सीक्वेंस बच्चों को याद होना चाहिए कि अगर हम किसी प्रॉपर्टीज़ को शो कर रहे हैं तो उसका एक ग्रुप और उसका एक पीरियड जो है बच्चों को उसका सीक्वेंस एटॉमिक नंबर के साथ याद हो तो बहुत अच्छा है, याद होना चाहिए ताकि हम एक्सप्लेनेशन में बता सकें और उसको दिखा सकें कि जो है कैसे चीज़ें जो है प्रॉपर्टीज़ कैसे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में है या प्रॉपर्टीज़ कैसे चेंज हो रही हैं। तो उसके लिए कम से कम सबसे पहली प्रायोरिटी आप किसी भी ब्लॉक को पढ़ रहे हो, जैसे फर्स्ट ईयर में एस ब्लॉक पढ़ा, आधा पी ब्लॉक पढ़ा, अब सेकेंड ईयर में आपको 12th में जो बोर्ड का एग्जाम है उसके अकॉर्डिंग आपको पी ब्लॉक पढ़ना है 15, 16, 17 एंड 0 ग्रुप एलिमेंट, और डी ब्लॉक पूरा पढ़ना है, एफ ब्लॉक पूरा पढ़ना है। तो वहाँ पर आप किसी भी ब्लॉक को अगर पढ़ते हैं तो उसके एक्सप्लेनेशन के लिए हर बच्चे को कम से कम एक ग्रुप और एक पीरियड जो है उसको लर्न होना चाहिए ताकि हम प्रॉपर्टीज़ को जब करें तो उसको शो कर सकें वहाँ पर। आयरन, 27 कोबाल्ट, 28 निकल, 29 कॉपर एंड 30 जिंक। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो सब में आउटर मोस्ट शेल NH2 होगा और उससे पेनल्टीमेट शेल n-1। तो इसमें अगर भरेंगे तो ये 3D में जा रहा है, तो 3D के पहले 3D के बाद जो है 4s2 भर देंगे। एनर्जी लेवल पे 3D बाद में होता है और 4s पहले होता है। वो आप लोगों ने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में n+l रूल कि 3D से पहले जो है 4s क्यों भरा जाता है। तो उसका रीज़न ये है, इसका n जो है 3 हो जाएगा और l जो है d के लिए कितना होता है 2 होता है, तो इसका एनर्जी लेवल 5 आ जाएगा। और अगर इस 4s की बात करेंगे तो इसके लिए n कितना है 4 है और l के लिए s की वैल्यू कितनी है 0 है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 4। तो एनर्जी लेवल निकालने के लिए n+l रूल आप लोगों ने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछता था, वहाँ फर्स्ट ईयर में इंपॉर्टेंट हुआ करता था कि क्यों जो है 4s 3D से पहले भरा जाता है। तो n+l रूल एनर्जी लेवल के लिए होता है, तो एनर्जी जो है 3D की ज़्यादा होती है इसलिए वो बाद में भरी जाती है। उसका जो रेडिएशन है, जो इलेक्ट्रॉनों का क्लाउड है, वो ज़्यादा आगे तक जाता है, तो 3D को बाद में भरते हैं। लेकिन अगर आप ऑर्बिटल की बात करेंगे तो एनर्जी लास्ट ऑर्बिटल कौन सा भरेगा अबव प्रिंसिपल से 4s। तो 4s2 भरा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और उसके पहले इसमें आएगा 3d1। टिटेनियम की बात करेंगे तो इसमें आएगा 3d2 एंड 4s2। वेनेडियम में 4s2 और पेनल्टीमेट शेल में हो जाएगा 3d3। इसी तरह क्रोमियम में 4s2 और 3d4। मैग्नीज में 4s2 एंड 3d5। और आयरन की बात करेंगे तो आउटर मोस्ट शेल हो जाएगी 4s2 और उसके पेनल्टीमेट शेल में हो जाएगा
3d6, कोबाल्ट में 4s2 एंड 3d7, और निकिल में 4s2 और 3d8, कॉपर में 4s2 एनर्जी लेवल को मेंटेन करने के लिए 4s1 हो जाता है और 3d10 हो जाता है, 3d9, और जिंक में 3d10 एंड 4s2। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसी तरीके से आप अगर 3d के बाद आप 4d में, जो कि 5th पीरियड हो जाएगा, 5d और 6d में जाएंगे, तो इसमें सारे एलिमेंट का 4d सब सेल में जाएगा, इसमें 5d में, इसमें 6d में। और अगर एक एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम, इसमें अगर आप 18+ करेंगे तो ये आपका जो है पैलेडियम में आ जाएगा कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, कैडमियम, मरकरी। तो इसमें अगर आप 18+ करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 46 पैलेडियम। 29 में अगर आप 18+ करते हैं तो ये आएगा आपका 47 सिल्वर, और ये हो जाएगा आपका 48। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरेंगे तो यहाँ पर 3d10 में जाएगा ये, और 4d10 में, और इसमें 5s2 हो जाएगा, और इसमें 4d9 हो जाएगा, और 5s1 हो जाएगा, और इसमें 5s0 हो जाएगा, और 4d8 हो जाएगा। 0, s में 0, s में 1 और s में 2। तो ये 3 खास एलिमेंट हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा अलग तरह से है, उसको आप देख लीजिएगा। पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम। पैलेडियम ऐसा है जिसके दोनों इलेक्ट्रॉन जम करके एनर्जी लेवल को मेंटेन करने के लिए डी सब शेल में आ जाते हैं। 5s में 0 हो जाता है और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे डी सब शेल में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद हम बात करेंगे एटॉमिक रेडियस की। डी ब्लॉक में एटॉमिक रेडियस अगर आपको शो करना है तो कोई भी डी एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, उसका अगर न्यूक्लियस आप देखें और न्यूक्लियस के बाहर शेल, जैसे एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं कि आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं 3d में एस सब शेल में, और उसके पहले के डी सब शेल में 1 to 10 इलेक्ट्रॉन वेरी करेंगे लेफ्ट टू राइट। स्कैंडियम में 1 है और जिंक में कितने हैं, 30 हैं। तो एटॉमिक रेडियस एक ऐसी इंटाइटीज़ है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो अभी तक अनडिफाइन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ठीक पॉसिबल नहीं है अभी। वो तो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोग्राफ में उसका क्लाउड दिखाई देता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ तक वेरी कर रहा है, कहाँ तक उसका एनर्जी लेवल जा रहा है वेवलेंथ पे। लेकिन फिर भी एक डेफिनेशन इसकी जो कॉमनली हम लोग यूज़ करते हैं कि न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन तक की डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस कहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जैसे जैसे आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, एस में तो बढ़ेंगे नहीं, अब डी में इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे न्यूक्लियस में क्या बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। तो शुरुआत में आउटर मोस्ट जो एस सब शेल के 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो न्यूक्लियस, उस पर न्यूक्लियस का जो इफेक्टिव चार्ज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इन पर ज़्यादा लगेगा और ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी, कॉम्पैक्ट हो जाएंगी, जिसकी वजह से शुरुआत में डी ब्लॉक एलिमेंट में क्या होगा, वैसे तो हम लोगों ने पढ़ रखा है पीरियोडिक टेबल में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन एनी पीरियड एटॉमिक रेडियस क्या करता है, डिक्रीज करता है, क्योंकि पर्टिकुलर ऑर्बिटल में खाली इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, ऑर्बिटल्स नहीं बढ़ते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, जैसा कि एसओपी में हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं, जैसे जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे न्यूक्लियस पे पॉजिटिव बढ़ेगा, तो उनके बीच में जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ जाएगा और जो हमारी ऑर्बिटल्स हैं वो कॉम्पैक्ट हो जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी। तो किसी भी पीरियड के लिए कहा जाता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर उनके जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज करेगा। लेकिन डी ब्लॉक में ये ऐसा नहीं है, ये थोड़ा अलग से है, इसे थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग। जो आपने रट रखा है कि जो है इन एनी पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शुरुआत के एलिमेंट्स में
आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का इफेक्टिव चार्ज लगेगा और ऑर्बिटल्स क्या हो जाएंगी, छोटी हो जाएंगी। यानी कुछ एलिमेंट में तो शुरू में क्या होगा कि ये चार्ज लगता रहेगा, लेकिन जैसे जैसे डी में हम आगे बढ़ते हैं तो डी सब शेल में जब इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, पेनल्टीमेट शेल में बाहर से ठीक पहले वाली में, यानी सेकेंड लास्ट ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन अब इसके पूरे चार्ज को ये इसको नहीं लेने देंगे, ये इलेक्ट्रॉन भी इसी से बैलेंस होंगे और प्लस जो बाहर के इलेक्ट्रॉन हैं वो डी सब शेल के इलेक्ट्रॉन से, यानी आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन पेनल्टीमेट शेल के इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, रिपेल होगा, प्रतिकर्षित होगा, क्योंकि दोनों पे चार्ज क्या होता है, समान होता है। तो जैसे जैसे इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बढ़ने लगेंगे इसका प्रतिकर्षण बढ़ेगा। शुरुआत में मैग्नीज तक आएंगे तो ये चीज़ें डिक्रीज करेंगी और फिर आयरन, कोबाल्ट, निकिल तक क्या होगा, ये बैलेंस रहेगा। लेकिन लास्ट के 2 ऑर्बिटल में जहाँ मैक्सिमम नंबर होते हैं डी ब्लॉक में, वहाँ रिपल्सन सबसे ज़्यादा होगा। जब रिपल्सन ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा आउटर मोस्ट शेल का, जिसकी वजह से उसकी एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर जो है कम होगी, यहाँ पर बीच में जो है समान हो जाएगी, यानी जनरली जो है बराबर रहेंगे चार्ज, और यहाँ पर क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो ये आपने देखा कि अभी तक एस और पी ब्लॉक में फर्स्ट ईयर में पढ़ा कि लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियाई हमेशा क्या होता है, इंक्रीज करता है, लेकिन डी ब्लॉक में ऐसा नहीं है। शुरू में जो है कम हुई उसके, क्योंकि न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, वो बाहर के इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा लगेगा और डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, जिसकी वजह से उनका रिपल्सन कम होगा। लेकिन यह है जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे और डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर के इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो उनका जो रिपल्सन है वो बढ़ जाएगा और आगे जाने पर क्या होगा, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर जाएगा। शुरू में कम होगा, बीच में समान होगा और आगे जाके बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ समझ में आई आप लोगों के, ठीक से समझ में आ गया कि डी ब्लॉक एलिमेंट में एटॉमिक रेडियस कैसे इंक्रीज या डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं होता है, वो थोड़ा वेरी करता रहता है। अगर उसका ग्राफ आप बनाएंगे तो ग्राफ देखेंगे तो ऐसा बनेगा, शुरू में थोड़ा सा बढ़ेगा, फिर कम होना शुरू होगा और फिर एक जगह आएगा जैसे इक्वल हो जाएगा और फिर हल्का सा क्या करेगा, स्लाइटली जो है बढ़ जाएगा। तो ये इस तरह से ग्राफ उसका बनेगा डी ब्लॉक एलिमेंट का। पहले कम होगा और फिर जो है थोड़ा सा इक्वल रहेगा, उसके बाद थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगा, यानी इस ऑर्डर में होता है। किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर डी ब्लॉक एलिमेंट में बाएं से दाएं जाने पे परमाणु त्रिज्याएं जो होती हैं वो अनियमित तरीके से बढ़ती हैं आगे जाके, लेकिन अनियमित तरीके से शुरू में कम होती हैं, फिर बैलेंस रहती हैं, उसके बाद जो है वृद्धि करती हैं, बढ़ जाती हैं। और इसी तरह से आयनिक रेडियस भी होता है, इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद उसके आयंस के फॉर्म में आ जाता है। तो जैसे जो चीज़ें इसके लिए अप्लाई होंगी वही आयनिक रेडियस के लिए अप्लाई हो जाएंगी। ऑक्सीडेशन स्टेट, अब ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ जो है वो इसी पर डिपेंड करेंगी, एटॉमिक रेडियस पर, कि अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है डी ब्लॉक की क्या करती है, वो वेरी करती है। उसका रीज़न ये होता है, जैसे आपने भरा 21 स्कैंडियम, तो इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरेंगे तो लास्ट में आएगा आपका 3d1 और 4s2। आउटर मोस्ट 2 शेल इनकम्प्लीट होते हैं, 2 ऑर्बिटल्स इनकम्प्लीट है और दोनों ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन जो है वो कंपाउंड बनाने में, कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनाने में जाते हैं। तो उसमें स्कैंडियम में क्या होगा कि अगर इसकी हम वैलेंसी की बात करें, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो +2 और एक इसका आ जाएगा +3। और अगर हम टाइटेनियम की बात करें तो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन वो जा सकता है बॉन्डिंग में, कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनाने में, और उसके बाद एक इसका ले लेगा +2 +3 और एक और आने की पॉसिबिलिटी है +4। इसी तरह से वेनेडियम में 3d3 4s2,
तो ये हो जाएगा आपका +2 +3 और +4 +5। और 24 क्रोमियम का अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा 3d4 4s2 और इसकी ऑक्सीजन स्टेट वेरी करेगी कहाँ से कहाँ तक, आउटर मोस्ट शेल का। अच्छा, इसमें एनर्जी लेवल को मेंटेन करने के लिए S का एक इलेक्ट्रॉन D में आ जाता है, तो ये आउटर मोस्ट शेल में एक बचता है, +1 +2 +3 +4 एंड +6। 25 मैग्नीज में आएंगे, मैक्सिमम वैलेंसी शो करता है ये, मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट 3d5 एंड 4s2, तो इसका हो जाएगा +2। और अगर ये यहाँ से आएगा तो आउटर मोस्ट शेल के दोनों इलेक्ट्रॉन इनकम्प्लीट हैं, दोनों शेल, तो इसके और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डिंग में या कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनाने में जाएंगे। तो ये 2 हो गया, इससे एक ले लें, +2 +3 +4 +5 +6 एंड +7। इसी तरह से 26 आयरन का, तो 3d6 4s2, ये +2 +3 +4 इसकी बहुत कम वैलेंसी यूज होती है। और (27) कोबाल्ट, 3d7 4s2, इसका +2 +3 +4 एंड 28 निकल, 3d8 4s2 +2 एंड +4। और उसके बाद 29 कॉपर में आप लोगों ने भरा होगा SPDF में। तो जब D9 आप भरते हैं तो एनर्जी लेवल को मेंटेन करने के लिए S सबशेल का एक इलेक्ट्रॉन D में आ जाता है, और वहाँ पे 29 कॉपर में जब आप भरते हैं तो 3d10 भरते हैं और ये 4s1 हो जाता है। तो कॉपर की वैलेंसी वेरी करती है +1 एंड +2। और जब आप जिंक की बात करते हैं तो जिंक में वैलेंसी जो है 3d10 और 4s2 +2। तो ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। वो ऑक्सीडेशन स्टेट आउटर मोस्ट 2 शेल इनकम्प्लीट होता है, तो दोनों ही शेल के इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा शेयरिंग में जाते हैं। अब हम बात करेंगे आयनेशन पोटेंशियल की। डेफिनेशन आप लोग को मालूम होगी, और लॉकडाउन में तो सब मोबाइल के पास रह के सबने सब कुछ भुला दिया है, जबकि ये सही टाइम था। जो बच्चे 12th में थे, सिंसियरिटी तो ये थी कि एकदम सही टाइम का इस्तेमाल करते, और बोर्ड के लिए एक डर और एक मेहनत, एक पढ़ाई होती है कि हमको बोर्ड का एग्ज़ाम देना है, क्योंकि जो कंपटीशन है वो तो एज इट इज़ बना रहेगा। कि ये स्थितियाँ तो उन लोगों के साथ है भाई। अभी जो कोरोना या कोविड-19 जो चल रहा है, इसमें आपने देखा कि सबसे ज़्यादा नुकसान इकोनॉमिक का हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, और दूसरा नुकसान अगर कुछ हो रहा है तो एजुकेशन का हो रहा है। सबसे मेजर जो नुकसान है वो 2 जगह हो रहा है, एक एजुकेशन का और एक इकोनॉमिक का। तो आप लोग अगर लॉकडाउन खुला भी होता तो आप लोग को वैसे भी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है भाई, पेरेंट्स या कहीं से किसी ने कोई गार्जियन जो है आप लोग के कर रहे हैं, अभी आप पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट आप लोग हैं, और ऐसा नहीं कि बहुत पार्ट टाइम सब जॉब ही कर रहे हैं, कुछ को छोड़ के, वो भी 1-2 होंगे। तो आप अपनी पढ़ाई का नुकसान ना होने दीजिए, और इसके लिए ज़रूरी है कि टाइम का सही यूटिलाइज़ करिए, सही इस्तेमाल करिए, क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम तो होना है। अगर प्रमोट होंगे तो 9th और 10th वाले बच्चे होंगे, तो अपने यूपी बोर्ड और बाकी जो बच्चे किसी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, उस बोर्ड को ध्यान में रख के आप चीज़ों को पढ़िए, और अपनी जो तैयारी है उसको एब्रॉड करके, एक बहुत उसको फैला करके आप पढ़िए, बहुत लंबे प्रोसेस में चलिए कि हमको ढेर सारा पढ़ना है, तब आप जो है फाइट करेंगे, तब आप कम्पीट करेंगे किसी से। कि प्रतियोगिताओं में जो है जाने के लिए भी जो है क्वालिफाई मैच होता है, कि वर्ल्ड कप के फाइनल के पहले नहीं, उसके भी पहले जब आप सेमीफाइनल से पहले जो लीग मैच होते हैं उसमें टीमों को निकाला जाता है कि आप फाइनल खेलने लायक या आगे जाने लायक नहीं है। लीग मैच होने के बाद टीम तैयार होती है, वो खेलती है कंपटीशन। तो आप अपने आप को तैयार करिए और इसका फ़ायदा उठाइए, ठीक से चीज़ों को डीपली जाके पढ़िए
किसी एक बुक को टारगेट करिए, बुक के साथ साथ चलिए। कुछ चीज़ें जो यहाँ पे कमी हो गई हैं या कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं, जब आप उसको पढ़ेंगे तो एक 12th स्टैंडर्ड का बच्चा इतना सिंसियर होता है कि बहुत सी चीज़ों को वो ग्रिप में ले लेता है, अगर वो पढ़ा है, उसका बेस सही है तो। खैर, आयनेशन पोटेंशियल, अगर आप आयनेशन पोटेंशियल की बात करेंगे तो इसकी डेफिनेशन ये है, एनर्जी रिक्वायर्स टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड एटम। किसी भी आइसोलेटेड एटम से एक इलेक्ट्रॉन, गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कराने में जो एनर्जी लगती है, रिक्वायर होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आयनेशन पोटेंशियल। अब अगर इसको हमने बताया कि ज़्यादातर प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं डी ब्लॉक की किस पर, कि इनके आउटर मोस्ट 2 शेल इनकम्प्लीट होते हैं और डी उपकोष में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये डी ब्लॉक के लिए खास बात है। लेकिन पीरियोडिक टेबल में किसी भी प्रॉपर्टीज़ को अगर आप मैच करते हैं 2-4 को छोड़ के, तो वो डिपेंड करती हैं किस पे, एटॉमिक रेडियस पे। अगर इसको आप एटॉमिक रेडियस के अकॉर्डिंग समझें कि ये आपको समझ में आ गया है, जब ये अभी हम बता रहे थे, ये अगर ये समझ में आ गया है तो ये आप अपने से कर लेंगे। कैसे? हम इसको मिटा देते हैं, और किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो उसको आप देख लीजिए, और नहीं तो आपको नोट्स में ये मिल जाएगा सब। अभी फ़िलहाल छोड़ देते हैं, हम इधर बताते हैं आपको। आयनेशन पोटेंशियल, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है हमारा, और उसका न्यूक्लियस है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, और ये उसके ऑर्बिटल्स हैं। मान लीजिए डी ऑर्बिटल्स में 1 इलेक्ट्रॉन है स्कैंडियम में, आउटर मोस्ट एस सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन हैं, जैसे कि यहाँ स्कैंडियम में हैं। अब यहाँ पर जो न्यूक्लियस का इफेक्टिव चार्ज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पर, वो लगेगा और वो बढ़ जाएगा, और हमारी ऑर्बिट्स क्या हो जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी, और उनमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो शुरुआत में भी हमने बताया था कि स्कैंडियम से लेके मैग्नीज आयरन तक जाते जाते ये एटॉमिक रेडियस क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि जो न्यूक्लियस का इफेक्टिव चार्ज है वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा लगेगा। डी ब्लॉक एलिमेंट में जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते रहेंगे, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, वो इलेक्ट्रॉन इसके इफेक्टिव चार्ज को डिवाइड कर देंगे और खुद भी जो है इसी से बैलेंस होंगे। तो जो पूरा चार्ज आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पे लग रहा था वो डिवाइड हो जाएगा। एक तो ये चीज़ काम करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन पे जो है सेम चार्ज होता है, तो आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो डी ब्लॉक के एलिमेंट से रिपेल होगा, यानी प्रतिकर्षित होगा। तो जैसे जैसे डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तब वहाँ एक नया फोर्स काम करने लगेगा और उनके बीच में क्या होने लगेगा, रिपल्सन। अभी आपने आयनन विभव यानी आयनेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन ये कही, एनर्जी रिक्वायर्स टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड एटम। किसी भी आइसोलेटेड गैसेस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगती है उसे आयनन विभव कहते हैं। ये तो डेफिनेशन हो गई। अगर किसी लड़के को फर्स्ट ईयर की ये डेफिनेशन क्लियर नहीं है तो आप यहाँ देखते रहेंगे, आपको कुछ नहीं आएगा, समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि आप जिस लेवल पे आए हैं या बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उस लेवल पे आके पढ़ना है आपको। हाँ, ये अलग चीज़ है, कुछ चीज़ें हैं रिपीट कर दी जा रही हैं, बता दी जा रही हैं, लेकिन कुछ नहीं जानते रहेंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। इसलिए थोड़ा सा आप जुड़े रहिए, और जैसे जैसे कोचिंग आपको पढ़ा रही है और जैसे जैसे लेक्चर यहाँ पे हो रहे हैं उससे अगर साथ साथ चलेंगे तो हो सकता है कि पुरानी चीज़ें अगर ना भी आ रही हो तो आपको चीज़ें आने लगेंगी। खैर, अब आयनेशन पोटेंशियल में लेफ्ट टू राइट जाने पर जैसे जैसे जो है एटॉमिक रेडियस क्या होगा, हमारा इंक्रीज करेगा। शुरुआत में तो कम रहेगा, जब एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास होगा, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास होगा तो उस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के आकर्षण के विरुद्ध निकालने में ऊर्जा ज़्यादा देनी पड़ेगी, और उसी एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, आयनेशन एंथैल्पी। तो जैसे जैसे रेडियस कम होगा आयनेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हमको न्यूक्लियस के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। लेकिन जब इसमें रिपल्सन बढ़ जाएगा, यानी डी ब्लॉक में जैसे जैसे आगे जाने पे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, उनका चार्ज बढ़ेगा तो रिपल्सन होगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा, और उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने में, निकालने में आपको एनर्जी कम देनी पड़ेगी। तो अगर किसी बच्चे को एटॉमिक रेडियस सही से क्लियर हो गया है तो वो आयनेशन पोटेंशियल को भी एक्सप्लेन कर सकता है। आयनेशन पोटेंशियल, एटॉमिक रेडियस और न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज,
को अगर एक वर्ड में समझना है तो उसका हम एक ग्राफ बना दे रहे हैं, उसका एक फार्मूला दे दे रहे हैं आपको। इसको देख करके आप इसको देख सकते हैं। आयनेशन एंथैल्पी इनवर्स प्रोपोर्शनल टू साइज। साइज बढ़ेगा, आयनेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हो जाएगा, आपको एंथैल्पी कम देनी पड़ेगी एनर्जी। और ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है किसके? जेफ के, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयनेशन एंथैल्पी बढ़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास होगा, उस पर आकर्षण बढ़ेगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे तो आपको 3 पॉइंट एक साथ आ जाएंगे, एटॉमिक रेडियस, आयनेशन एंथैल्पी और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है दोस्तों, ये क्लास हो गई आपकी, और इसमें से कुछ पॉइंट इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। जो पॉइंट छूटे रह गए हैं उसको अगले टर्न पे एक्सप्लेन किया जाएगा, लेकिन यहाँ तक जो भी 4-5 पॉइंट हुए हैं उसको आप यहाँ से समझ लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए, और किसी एक बुक को भी साथ में लेके चलिए। जो चीज़ें स्लिप करें, स्किट करें, उसको आप बुक से देख के उसको आप अपनी थ्योरी पूरी कर लीजिए, और इसका नोट्स आपको भेज दिया जाएगा।